ये नए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं वही जुनून के साथ। ये मेरा क्रैश कोर्स है जुनून बैच हिंदी मीडियम नीट एस्पायरेंस क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। लेक्चर हमारा आज 5 होने वाला है। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर बात किया था। क्या क्या बात किया था? अपन बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात किया कि स्पर्म को कैसे बनाते हैं, उसके सारे प्रोसीजर को अपन ने डील किया। साथ के साथ हम लोगों ने ये भी सीखने के प्रोसीजर लागू किया कि oogenesis क्या होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये चैप्टर ये टॉपिक जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक शायद ये वाला टॉपिक हमें उतना कंसेप्चुअल क्लियर नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट में डाउट सिर्फ यही रहता है कि उनको तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाता है, oogenesis में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वही प्राथमिक फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, तृतीयक ग्राफियन पुट्टिका, साथ के साथ ग्राफियन पुट्टिका, और उसके बाद जो आती है कार्पस ल्यूटियम। ये कैसे रैक्चर्स होती हैं, मेटाफिज कौन से रुक जाती है। कभी कभी उनको यही नहीं समझ में आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बात समझ रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ये जो बात मैं कर रहा हूं ये कौन द्विगुना होता है, कौन अगुणित होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का कंफ्यूजन यहां भी रहता है। मैंने इस चीज को नोट डाउन किया है। लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आज का हमारा फाइनल लक्ष्य दिख रहा होगा, बोर्ड पर नजारा दिख रहा है। आज का जो हमारा फाइनल लक्ष्य होने वाला है वो है आर्तोचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का oogenesis के बारे में हमने विद कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा होगा, प्लीज इसको प्रेस करके बेल आइकन कर दीजिए। और अच्छा लगे क्लास या ना लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। आज के नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि फीमेल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर फीमेल में चलती है और किस एज में चलती है ये भी अपने को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि फीमेल में किस एज में ये चलता है और इसके प्रोसीजर को क्या कहते हैं। क्या ये सिर्फ फीमेल में ही चलता है? मैं कहता हूं नहीं, ये उन सभी फीमेल में चलता है जो एक बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल हैं, जिनमें कैपेसिटी है। चाहे वो एप हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो फीमेल हो, और चाहे वो कोई भी मादा हो सकती है। ठीक है, जो बच्चा पैदा करने में कैपेबल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। आर्तो चक्र जब तक नहीं चलेगा तब तक उसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा माय ऑडियंस, क्योंकि ओवम का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक एक कंसेप्ट, अभी इसके पहले जो ऊगोनिया या oogenesis का जो चैप्टर, जो लेक्चर मैंने लिया है, फाइनली अगर एक बार आप उसे मन लगा कर देख लेंगे ना तो आधा कंसेप्ट उसी में है, आधा ही कंसेप्ट इस पर है। ठीक है, दोनों मिक्सचर करके अपन डील करेंगे। हालांकि जो क्लास नहीं भी लिया है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। आज का जो हमारा मैंने बताया आपको, आज का हमारा जो क्लास ये होने वाला है। इसके पहले मैं कुछ चीजें और कंक्लूड कर दूं कि ये साइकिल पहले कैसे चलती है और इसके फेज कितने होते हैं 4 आवर्तकाल में। इसकी स्टार्टिंग को माहवारी कहते हैं, जो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तोचक्र एक फीमेल में 28 से 29 दिनों के लिए होता है, 28 से 29 डेज के लिए होता है। और बता दे रहा हूं कि इसमें 4 फेज आते हैं और इस साइकिल सिर्फ ओवरी साइकिल चलती है और सारा खेल एंडोमेट्रियम का होता है। एंडोमेट्रियम मतलब अंतः गर्भाशय भित्ति। आपको 3 गर्भाशय भित्ति मैंने बताया था। एक हमने पहला लिया था परिगर्भाशय भित्ति, मध्य गर्भाशय भित्ति, अंत गर्भाशय भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं एक्टोमेट्रियम,
मायोमेट्रियम, साथ के साथ एंडोमेट्रियम। अपन आज डील करने वाले हैं एंडोमेट्रियम से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। जो अपन लोगों ने बात कर रखा है उसी के बारे में कंटिन्यू करना चाहते हैं। मजे की बात यहां आती है कि 4 फेज आ जाते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज आता है, मेंस्ट्रुअल, जो 1 से लेकर 5 डे, अभी बता रहा हूं सारा लिख कर विद डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, लेकिन एक बार रिसाइकिल यानी कि एक बार कंटेंट को डिलीवर करने से पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को मैं फाइंड आउट एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला एक्सीडेंट। मजे की बात यह है कि क्या क्या एक्सीडेंट होने वाला है। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज चलेगा, जिसे पुट्टकी प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। एक होता है सिक्रेटरी फेज, जिसे स्रावी प्रावस्था कहते हैं, और एक लास्ट होता है ल्यूटियल फेज। अब इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन बात हमें इस पर रटने पर नहीं जाना माय ऑडियंस, इसके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से बेहतर बनाने के प्रयास में लगा हूं, और आपका सपोर्ट मिला ना तो इस कॉन्सेप्ट को एक स्माइल के साथ खत्म करेंगे। ये मेरा टारगेट है। आज का जो टारगेट है वो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। आर्थो चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज, प्लोरिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज। जरूर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम अपन डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, हाइपोथैलेमस, एक एक बारीकी से कॉन्सेप्ट डील क्लियर करेंगे भाई ऑडियंस। मैं यहां एक चीज डायग्राम बना ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फील आ जाए। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, और ये हमारा रह गया है अग्र पीयूष ग्रंथि। यहाँ पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड होता है, लेकिन अपन अग्र पीयूष ग्रंथि मानकर चल रहे हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है, एक ग्लैंड्स होती हैं, याद रखना। थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लेयर मैं कर रहा हूं आपको, यहाँ थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक समझने के लिए मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस एक ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का साइकोलॉजी है, और ये अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH। वही बार बार मैं बताता हूं, GnRH रिलीज करेगा। ये GnRH इसको टॉर्चर करेगा ना, तो अग्र पीयूष ग्रंथि अपने अंदर से जानते हो क्या निकालता है, FSH निकालेगा, FSH निकालेगा। ध्यान सुना, FSH इन पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक एक बारीकी से कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो हमारे दिमाग में एक ब्रेन का टाइप ही है हाइपोथैलेमस, ठीक है, एक ब्रेन का टाइप चलता है, हाइपोथैलेमस को रिलीज करेंगे अपन, है ना। हाइपोथैलेमस के बारे में एक्सेप्टली बताएंगे कि हाइपोथैलेमस का कॉन्सेप्ट अपन कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ये ब्रेन का एक पार्ट हो जाता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ब्रेन का ही एक पार्ट और होता है अग्र पीयूष ग्रंथि, एक पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। अब मजे की बात ये रही यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस से जैसी एक फीमेल, मैं कहता हूं जैसे मान लीजिए फीमेल में ही जैसी यौनावस्था धारण कर लेती, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि 10 से 12 ईयर्स होती है, वैसे उसमें GnRH निकलता है। ये गोनेड्रोपिन रिलीज हार्मोन्स होते हैं, ये निकलते हैं तब जब एक अवस्था आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबरिटी की अवस्था कहते हैं, एक यौनवा अवस्था का नाम देते हैं। समझ रहे हैं आप। और माय डियर, ये यहां निकलेगी, जैसे ही अपने अंदर से निकाला ये हार्मोन को, हार्मोन चुप नहीं बैठेगा, ये सीधा टारगेट करता अग्र पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। और अग्र पीयूष ग्रंथि भी खाली नहीं बैठेगा, अपने अंदर से निकालता है FSH, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये सारी क्या है, पुट्टिकाएं हैं माय ऑडियंस, ये सब कुछ फॉलिकल्स हैं, पुट्टिकाएं हैं, पुट्टिकाएं, ये सब पुट्टिकाएं हैं, ये सब पुट्टिकाएं हैं।
या फॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ फॉलिक्यूल्स ही लिख देते हैं तो बेटर रहेगा, फॉलिक्यूल्स। फॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, फॉलिक्यूल्स को साइज में क्या करते हैं, इसकी साइज में ग्रोथ ला देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल्स है, तो फॉलिकल्स की संख्या को बढ़ाएगा ना माय ऑडियंस। अब क्या कर रहा है, ये देखिए, एक मिनट यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये ओवरी है, हम यहां पर ओवरी साइकिल लिख दे तो बेटर रहेगा, ओवरी साइकिल। ये अंडाशय, अंडाशय चक्र है, ये अंडाशयी चक्र है, और अंडाशयी चक्र में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, ये ग्राफियन रैक्चर कब होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखना। अब क्या होगा, ओवरी साइकिल में अंदर ही अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स की संख्या ग्रोथ करेगी। अब कैसे ग्रोथ करेगी, एफएसएच क्या करेगा, उसको टॉर्चर करेगा, उसको साइज में डेवलपमेंट कराएगा, ग्रोथ कराएगा। तो यहाँ साइज में इसकी साइज देखो, छोटी से इससे बड़ी, इससे बड़ी से, ये साइज में बढ़ रहा है। और साथ के साथ मैं ऑडियंस में बता दूं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ेगा। मैं बता दूं, जितना ज्यादा इसकी साइज बढ़ेगी, जितना ज्यादा एफएस निकलेगा, उसकी साइज जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से क्या होगा, आप ध्यान समझना। ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा माय ऑडियंस, ये देख रहे, अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल फेज है ना। अभी इस पर बात करते हैं प्रोलिफरेटिव, जिसे हम पुट्टिका प्रावस्था के नाम से जानते हैं, प्रचुरूदो भवन के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर यही ये एंडोमेट्रियम से हैं, एंडोमेट्रियन, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से गर्भाशयी भित्ति होती है, ये गर्भाशय भित्ति है। और माय ऑडियंस में बता दूं एक चीज कि ये क्या करती है, गर्भाशय भित्ति को जानते हो, थिकनेस बनाती है, यानी मेंटेन करती है कहीं ना कहीं इस परत को या इस वाल को, एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है उसको मेंटेन, मोटा करती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको उतना ही ज्यादा मोटा बना देता है, मोटा कर देती है, उसकी थिकनेस को स्ट्रॉन्ग कर देती है। मैं कहता हूं एक कैपेसिटी उसको मिल जाती है कुछ सहने की, ठीक है। लेयर को मोटी बनाने का काम एस्ट्रोजन करता है। आप ध्यान से समझना, ये लेयर देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रोथ ही करता चला जाता है, लेकिन ये यहां तक ग्रोथ तो करेगा, लेकिन जैसे एक समय ऐसा भी आता है जब माय ऑडियंस यही अग्रपीयूष ग्रंथि अपने अंदर से एलएच निकालेगी। बात समझना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अपने अंदर से क्या निकालती है, एलएच भी निकालती है। मैंने शुरू में ही बताया था, इसको कहते हैं ल्यूटियल हार्मोन्स कहते हैं। अब ये क्या करेगी, अग्रपीयूष ग्रंथि अपने अंदर से एलएच, एक समय ऐसा भी आएगा जब एलएच निकालती है तो क्या हो गई। अब यहां पर ध्यान समझना, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक, मैं लिख दे रहा हूं, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है, और ये ग्राफियन पुट्टिका है, ग्राफियन, ये ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं, ये ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं माय ऑडियंस। यहां ध्यान से समझिएगा, बात, मजे की बात तो यही अपने को समझना है और कहीं नहीं समझना है। मजे की बात सिर्फ यही समझना है, एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अभी एक एक कॉन्सेप्ट समझने का कि यहाँ प्राथमिक कॉर्टिकॉइड से द्वितीयक में बदला, ये ग्रोथ करा रहा है, तृतीयक में गया, तृतीयक बाद में बता दूं ग्राफियन पुट्टिका आ गई, और ग्राफियन पुट्टिका मैच्योर हो चुकी है। ऑडियंस आप समझ रहे हैं, ये मैच्योर, ये जो है मैच्योर आ चुकी, इसमें कैपेसिटी आ चुकी है। तो एलएच क्या करेगा, इसको टॉर्चर करेगा ना यार, अंडो उत्सर्ग कराएगा, ओव्यूलेशन कराने का काम करेगा। ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन करा देगा, अंडो उत्सर्ग करा देगा। यहां लिख दे रहा हूं, अंडो उत्सर्ग, ये लो, अंडो उत्सर्ग करा के, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। एलएच ओव्यूलेशन कराएगा, अंडो उत्सर्ग कराएगा। अब देखना है,
ये जो ग्राफियन पुट्टिका थी अब किस पे बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। इसको हम कहते हैं कार्पस 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 ल्यूटियम ल्यूटियम। ये लो, ये आपकी होगी कार्पस ल्यूटियम। और ये देखो सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यहां पर ध्यान देना। और एक लेयर और होती है और इसके इर्द गिर्द में मैं बना दे रहा हूं, इसके बारे में बाद में डिक्रियर बात करेंगे। ये कोरोना रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा होती है। और इसके अंदर वाली जो लेयर्स होती है, एक और लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। एक लेयर जोना पेलुसिडा होती है, जोना पेलुसिडा होती है। और एक लेयर और होती है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और अंदर होती है आपकी ओवम, जिससे कैसे द्विगुणित होती है, अगुणित होती है। इसको हम कहते हैं द्वितीय सेकेंडरी oocyte कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। ध्यान समझिएगा, मजे की बात यहीं पर है। इसके इस स्ट्रक्चर को अभी इसी के बाद का टॉपिक आएगा तो वहां पर डील कर लेंगे, ठीक है। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये ग्राफियन पुट्टिका अंडो उत्सर्ग कराएगा, यहाँ LH हाई हो जाता है माय ऑडियंस, यहाँ LH हाई हो जाएगा, LH बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, ध्यान समझना। ये थोड़ा सा ऊपर लिखते तो ज्यादा समझ में आता, ठीक है, मैं वहां लेकर समझा दूंगा। नहीं तो इस चीज को ऊपर लिख दो तो ज्यादा बेटर रहे, क्योंकि नीचे भी कुछ हमें डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे। ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये चीज क्या है उसके बारे में समझा रहा हूँ। ये हमारा कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम है, ल्यूटियम। अब मजे की बात क्या जानते हो, ये ग्राफियन पुट्टिका थी, ठीक है, LH इसको टॉर्चर करेगा तो क्या होगा, यहाँ LH हाई होगा और ओव्यूलेशन हो जाएगी, ये फट जाएगा ऑटोमेटिक। ग्राफियन पुट्टिका फटेगी, यहाँ देख लो फट गई है, तो यहाँ सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है और कहाँ पर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जाकर के वहां रुक जाता है। ऑडियंस ध्यान देना, 14वें दिन ये प्रोसीजर हो रहा है, 14 डेज में ही वहां जाकर रुक जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। देयर विल बी नो प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये खाली जो कार्पस ल्यूटियम है ये किस पर बदल जाएगी जानते हो, ये बदल जाए कार्पस ल्यूटियम जो है, ग्राफियन पुट्टिका जो होती है, ग्राफियन पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम बदलेगी। और कार्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पर एक मिनट, इस चीज को ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर जैसे ही निकल गया वैसे ये कार्पस ल्यूटियम जो था, ल्यूटियल या कार्पस ल्यूटियल में बदल जाता है, ठीक है। अब ये ग्राफियन पुट्टिका टूटी तो ये कार्पस ल्यूटियम बदल, इसको भी कार्पस ल्यूटियम ही कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। यहाँ एक्चुअली कार्पस ल्यूटियम में LH हाई होता है, ये खाली कार्पस ल्यूटियम है, मैं खाली कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, ठीक है। ये ग्राफियन पुट्टिका जो थी, रैचर ग्राफियन पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। और ध्यान से समझिएगा, LH जो है ना, LH यहाँ पर हाई होता है, LH हाई रहता है, यानी कुल मिलाकर यही मैं नोट लिख दूं तो बेटर रहेगा। मैं यही एक चीज बता दूं कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम इसको मेंटेन LH करता है, मेंटेन LH, मेंटेन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ग्राफियन पुट्टिका नहीं है, कार्पस ल्यूटियम है। और कार्पस ल्यूटियम यहाँ LH हाई है
और LH जब हाई होता है तो क्या करेगा, LH हाई होने से कार्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस बनी रहती है, और जब कार्पस ल्यूटियम मेंटेन बनी रहेगी तो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करता है माय ऑडियंस, या अभी तक मिटा दे, हार्मोन्स रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है ऑडियंस, ये एक प्रोजेस्टेरॉन, एक प्रोजेस्टेरॉन, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम। बात समझिएगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा जानते हैं, इस लेयर को सिक्रेटरी फेज में आ गया है, और स्रावी अवस्था में इस चीज को जो लेयर्स है इसको और ज्यादा थिकनेस बना जाती है, और ज्यादा मोटी बनाने का काम करती है प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन दोबारा उसको मोटी बनाने का काम करता है ऑडियंस। अब मजे की बात ध्यान समझना, अब मजे की बात ध्यान से यही समझना, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे ही कुछ समय तक ही रहेगा, क्योंकि 40 डेज तक ही रहेगा, ज्यादा समय तक तो रहेगा नहीं, इस वजह से अब LH कमजोर हो जाएगा। जैसे ही LH कमजोर हुआ, जैसे ही LH निकलना, हार्मोन LH कमजोर हो गया, वैसे ही कार्पस एलम में बदल जाती है। ये कार्पस एलम, कार्पस एलम, वैसे ही कार्पस एलम में बदल जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाएंगे। अब ऐसे ही नहीं हो जाती है, ध्यान समझिएगा, मेन बात यहीं पर है, ध्यान समझिए, कंसेप्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम थी, ठीक है, अब कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालेगा ही निकालेगा हार्मोन से, और ये तभी निकालेगा जब इसको मेंटेन करेगा LH। LH मेंटेन करेगा जब तक LH का लेवल हाई रहेगा, और LH का लेवल हाई तब तक रहेगा जब तक अंडो उत्सर्ग होगा, और 40 डेज में अंडो उत्सर्ग हो जाता है, और वहां सेकेंडरी ओसाइट हमारे एम्पुला वाले पार्ट पर जाकर स्पर्म के आने का वेट करती है माय ऑडियंस। वो स्पर्म के आने का वेट करेगी, और मान लीजिए बाय द चांस 15 और 16 70 2 दिन तक अगर उनको स्पर्म नहीं मिला एक फीमेल को, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में LH का लेवल ऑटोमेटिक कम, और LH का लेवल कम होते ही माय ऑडियंस ये कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ जाएगी, और कार्पस ल्यूटियम के कमजोर पड़ने से ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम पड़ेगा, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो यहां से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। यहाँ अंतःगर्भाशय भित्ति जो होती है ना, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है और पुनः टूटने लगती है, और देख लीजिए मैंने रेड कलर से दिखा भी दिया है, यहाँ ब्लीडिंग फेज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्लीडिंग फेज यहाँ पर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुल मिलाकर मैं ये कह दूं कि 1 से लेकर 5 दिन तक 1 to 5 डेज तक क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज होता है एक ओवरियन में, ठीक है। अरे यार, ओवरियन ये मेंस्ट्रुअल फेज है, 1 से लेकर 5 दिन तक चलता है। प्रोलीफरेट कब तक चलता है मेरे ऑडियंस, 5 से लेकर के 30 डेज तक चलता है। कुल मिलाकर 7 से 8 दिन तक होता है डेज, ठीक है। और ये कितना सिक्रेटरी फेज हमारा चलता है, 40 डेज पर तो अंडो उत्सर्ग हो ही जाता है, यहाँ 40 डेज पर अंडो उत्सर्ग हो जाता है, ये लो 40 डेज पर अंडो उत्सर्ग हो ही जाता है, और ये सिक्रेटरी फेज कम से कम चलता है माय ऑडियंस, ये मेन है, यहाँ पर ध्यान समझ, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझा दूंगा। ये कम से कम ये चलता है 15 से लेकर के 15 सिक्रेटरी फेज जो होता है 15 से लेकर के 28 डेज तक चलेगा, यहाँ तक के 28 डेज तक चलता है, 15 से लेकर 28 ये भी सीमा आ जाता है, ठीक है। 28 डेज तक चलेगा, सिक्रेटरी फेज चलता है। उसके लास्ट, मैं कहता हूं लास्ट फेज में ही
गर्भाशय भित्ति टूट जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन टूटेगा और गर्भाशय भित्ति टूटेगी तो यहाँ पर मायोडियंस देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है कम से कम यहाँ पर 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लड ब्लीडिंग होगा। अब देखिएगा वो कैसे होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज में बता दूं ये ऐसे क्यों हो रहा है, मेन बात यहाँ पर ध्यान समझिए। अगर दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर LH का लेवल डाउन हो रहा है। सारा खेल यहाँ LH का ही है और LH का लेवल डाउन वहां मैंने दिखाया। LH जैसे ही कार्पस ल्यूटियम, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम में LH का लेवल कम होगा। ध्यान देना, कार्पस ल्यूटियम में LH का लेवल कम होगा तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन एंड हार्मोन, और एक और होता है हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा कि नहीं माय ऑडियंस? इसका लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं संकेत दे रहा हूं कि लेवल इसका कम हो जाएगा। और आप पता है आप लोगों को कि प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन यही ऐसी परत है जो एंडोमेट्रियम की परत को बनाए रखने का काम करती हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की परत टूट जाती है और इसमें कम से कम 5 ml से, यहाँ लिख दे रहा हूं 5 से लेकर के 150 ml तक ब्लड का लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस, ठीक है। यहाँ अच्छी बात यही है ना, कॉन्टेक्ट में जो आ रही है वो मैं अच्छी बात यहाँ पर क्वालिटी लेवल की बातें करके मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ 5 से लेकर 105 ml तक ब्लड का लॉस हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम की क्वालिटी है, ठीक है। अब देखना दूसरे कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है, ओके कोई नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है माय ऑडियंस, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी आपको एक फंडा तो मैंने समझा ही दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज होगा फीमेल में। और क्यों होता है, क्योंकि डीजनरेट हो जाती है किसकी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डीजनरेट हो जाता है, कम हो जाती है। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ जाती है, LH ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। LH का लेवल कम होते ही कार्पस ल्यूटियम कम हो जाएगी माय ऑडियंस, और कार्पस ल्यूटियम कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन ऑटोमेटिक निकलेगा बंद, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकलना भी बंद हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाते हैं वैसे एंडोमेट्रियम की परत, भाई टिकाऊ थोड़ी नहीं है यार, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ही तो हैं जो एंडोमेट्रियम की परत को बनाए रख रहे हैं। अब भाई जब मैं बताता हूं, यहां देखना, मैं कहता हूं एक मैकेनिक या एक मिस्त्री को ले लीजिए, एक कमरा है मान लीजिए, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ये कमरा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब इस कमरे की जो नींव है, अगर यही को मसाला जो होता है ना सीमेंट, ये बनाए रखने का काम करता है, बात समझ रहे हैं। और हम सीमेंट को ही कमजोर लगा दें, जब वही नहीं पकड़ेगा तो ये जो इतना बड़ा मकान है ये टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा यार, टूट जाएगा ऑटोमेटिक। कमजोर तो वही हो गया ना। तो हमें अगर नींव को मजबूत रख देंगे तो उसके ऊपर चाहे जितने कमरे बना सकते हैं, चाहे जितने तल्ले पर तल्ले टांगते जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तभी होगा जब नींव मजबूत नहीं होगी। तो वही यहां पर भी है कि फीमेल में जो 1 से लेकर 5 दिन तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है माय ऑडियंस, यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारा खेल LH का था।
आप मान रहे हैं? सारा खेल ही एलएच का बन गया माय ऑडियंस। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक बात ध्यान से समझिए, कार्पस 14वें दिन तक तो एलएच का लेवल खूब बढ़ा था। जब ओव्यूलेशन हो रहा था तो खूब बढ़ा, और जब ओव्यूलेशन हुआ एलएच का लेवल बढ़ा, और एलएच का लेवल बढ़ रहा था तो कार्पस ल्यूटियम अपने अंदर से खूब सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा था। और वैसे ही गर्भाशय की भित्ति बहुत अच्छी खासी से बनी बड़ी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, कहते हैं ना समय बहुत पहलवान होता है मैडम, समय में बहुत ताकत होती है। यहां दिखा दिया ना समय अपनी औकात। अब यहां क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम जैसे ही एलएच का लेवल कम हुआ वैसे ही कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ गई। और कार्पस ल्यूटियम के कमजोर पड़ जाने से, क्योंकि एलएच ही कार्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस बना रहा था, लेकिन साला एलएच ही कम हो गया, या मैं लिख दे रहा हूं एलएच ही कम हो गया। जब एलएच कम हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकालेगी? नहीं निकाल पाएगी। और जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ही नहीं निकलेगा तो बताइए एंडोमेट्रियम की परत कैसे मजबूती से बनी रहेगी यार? टूटेगी ना, टूटेगी जरूर। और जब अंदर की जब परत टूटेगी तो उसके साथ जो आपने ओव्यूलेशन कराया था, सेकेंडरी ओसाइट गई थी, वेट कर रही थी ना, स्पर्म नहीं पाई, अब वो भी सेल्स बाहर ही निकलेगी ना, तो उसी ब्लीडिंग फेज के सहारे से बाहर निकल जाती है। और फीमेल में मैं बता दूं 1 से लेकर 5 दिन तक उसमें ब्लड निकलता है। कम से कम 5 ml से लेकर के 150 ml ब्लड ऐसे ही वेस्ट चला जाता है जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तब की मैं बात बता रहा हूं। अब देखना, एक फेज तो आई होप आपको समझ में आ गया है। दूसरा फेज प्रोलिफरेटिव फेज होता है। अब वही बात है ये ना भैया, टूटी है तो बनेगी ना भाई, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हर फीमेल में 28 डेज चलता ही चलता। देखो 1 से लेकर के 28 दिन तक चलेगा, पुनः प्रोसीजर हो, पुनः 1 से लेकर 28, पुनः ये प्रोसीजर तब तक चलता है। मैं बता दूं ये कब तक चलेगा, एक फीमेल 45 साल से 50 साल हो जाएगी तब जाकर ये आर्तो चक्र बंद होगा। और जब आर्तो चक्र बंद हो जाता है ना तो उस क्वालिटी को हम मीनोपॉज कह देते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मीनोपॉज, यही मैं लिख दे रहा हूं आर्तो चक्र के बंद प्रोसेस। नोट में नोट डाउन करिएगा, आर्तो चक्र के बंद होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया को आर्तो चक्र के बंद होने की प्रक्रिया को मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा, कोई पूछ लेता है कि, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ लेता है कि ये बंद कब होता है, तो मैं बता दूं स्टार्ट तो 10 से 12 साल में ही हो जाता है, लेकिन बंद जो होता है 45 से 50 ईयर्स। अच्छा, एक बात और है, यहां पर एक बात और आप सीखेंगे, एक बात तो समझ गए ना आप, 45 से 50 ईयर्स में ऑटोमेटिक उनमें आर्तो चक्र बंद हो जाएगा। उस प्रक्रिया को मीनोपॉज का नाम दे देते हैं। लेकिन आर्तो चक्र के बंद हो जाने से क्या ओवम निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा, एक बात और है, ओवम नहीं निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बेबी ही नहीं पैदा होगा, सबसे बड़ी सवाल तो यही है। इसीलिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, और हर मंथ चलता है, और कम से कम 28 से 29 दिन तक चलता रहता है। इसमें प्रोसीजर लगाया। अभी देखो लास्ट में क्या क्या ओवरी में जो साइकिल, ओवरियन, देखो यहां मैं फील करा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक बार रिवीजन का तर्ज में समझा रहा हूं। देखिए एक बार क्या होता है जानते हैं कि ये हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का नाम है, ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के आगे होता है अग्रपीयूष ग्रंथि। अब ये हाइपोथैलेमस 10 से 12 साल की एक फीमेल होती है, वैसे उसमें यौनवावस्था धारण कर लेती है, यौनवावस्था, और यौनवावस्था धारण करते ही उसमें GnRH नाम का एक हार्मोन रिलीज होगा।
और ये हार्मोन रिलीज होने से ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर टारगेट करेगा, उसको टॉर्चर करेगा अग्रपीयूष ग्रंथि को। और ये अग्रपीयूष ग्रंथि से क्या निकालेगा, एक हार्मोन रिलीज करता है FSH। इसका फुल नाम मैं बता देता हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी पुट्टकी प्रावस्था हार्मोन। अब ये क्या करेगा, पुट्टिकाओं जो ओवरी साइकिल है, अंडाशयी चक्र है, जिसमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय ग्राफिया अंडोत्सर्ग ये तमाम प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इन्हीं को तो ग्रोथ लाएगा। और FSH जब इनमें ग्रोथ लाता है ना, इसकी संख्या को बढ़ाएगा, इसके लेवल, और जितना ज्यादा फॉलिकल संख्या बढ़ेगी उतना ही ज्यादा फॉलिकल्स के अंदर से एस्ट्रोजन निकलेंगे। माय ऑडियंस, इन सभी से एस्ट्रोजन निकलेगा, यानी कुल मिलाकर कह दूं एक हार्मोन रिलीज होता है इसके अंदर फॉलिकल से एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, और इसका लेवल बढ़ेगा तो ये एस्ट्रोजन ये जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम जो टूटी हुई परत है उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। उस पर काम कर करके उसको क्या करती है, उसको पुनः उसी मोटी बना देती है, पुनः उतनी मोटी लेयर बनाकर छोड़ देती है। ठीक है माय ऑडियंस। अब क्या होगा, अब जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका गई, अब मैच्योर, अब देखना मजे की बात क्या है, ग्राफियन पुट्टिका गई, ठीक है, मैच्योर हो गई है। अब तो तृतीयक हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब भाई मैच्योर हो गया, अब अंडोत्सर्ग कैसे होगा, कोई चीज अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है तो भाई फूटेगा तो जरूर, लेकिन ऐसे ही नहीं फूटता है, उसको फोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब यहां से कुछ समय बाद ही LH भी निकालेगा यही, और ये LH इसको ग्राफियन पुट्टिका को टॉर्चर करेगा साला बार बार, और परेशान करेगा। तो ये अपने अंदर से क्या निकालेगा, अपन जैसे प्रथम वैसे ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट देख रहे हैं ये बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सापेक्ष, यहाँ निकला है, यहाँ जाकर और क्या क्या निकलता है मैं बता दूं, सेकेंडरी ओसाइट अगुणित होती है, और उसके साथ साथ कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिटा, प्लाज्मा में ये सारी चीज निकल जाती है। इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे अपन। अब क्या है, ये खाली ग्राफियन पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम में बदल गई। अब यहां पर क्या हुआ जानते हो, LH अपने अंदर स्ट्रॉन्गलेस लाता है, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ LH और LH मिलकर LH सर्ज बना देते हैं। जगह नहीं मैं लिख देता, यहाँ LH और LH ऑलरेडी एक LH निकला हुआ था, हाँ जी बिल्कुल। अब क्या होगा, एक यहाँ पर भी LH और FSH निकलेगा क्योंकि इसी के अंदर से, और जब LH LH मिलेगा तो LH सर्ज बन जाता है। जब हाई पीक आ जाती तब मैं डायग्राम बताऊंगा तो वहां समझा दूंगा। LH पीक बन जाता है तो LH यहाँ कहीं लिख दे रहा हूं, LH और LH ये दोनों हार्मोन को LH सर्ज कहा जाता है, और ये LH सर्ज ही क्या कराता है, अंडो उत्सर्ग कराता है, अंडो उत्सर्ग। ये लीजिए LH मिलकर ही LH सर्ज बनते हैं, और LH सर्ज ही अंडो उत्सर्ग कराएगा। उस समय तो LH का लेवल बहुत हाई होता है, LH का लेवल हाई भी होता है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम नहीं, तो वो भी उतने ही स्ट्रॉन्ग बने थे। क्यों, क्योंकि LH अब किसकी जिम्मेदारी बन जाती जानते हो, एक तरह देखा जाए माय ऑडियंस, एक तरह देखा जाए LH ही ग्राफियन पुट्टिका को तोड़कर ओव्यूलेशन भी करा रहा है, और LH ही बेचारा कार्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करेगा, और तभी तक कर पाएगा जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता, स्पर्म नहीं मिल जाता। अब मान लीजिए 2 दिन तक अंडोत्सर्ग तो 40 डेज के लिए होता है, अब 50, 60, 70 डेज गया तब थोड़ी नहीं LH अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, LH भी बेचारा कमजोर पड़ेगा, और LH कमजोर पड़ा तो कार्पस ल्यूटियम ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी, और कार्पस ल्यूटियम कमजोर होगी माय ऑडियंस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, और लेवल कम होते ही एंडोमेट्रियम की लेयर टूटना स्टार्ट कर देगी। लास्ट फेज में जाते जाते एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट कर देती है, और तब पुनः साइकिल चलेगी तो ब्लीडिंग फेज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा एक मजे की बात मैं बताता हूं कि यहाँ पर 14वें दिन पर जैसे 40 डेज हुआ, अंडोत्सर्ग हो गया, ठीक है, 15 से 28 दिन तक सिक्रेटरी होती है, उत्सर्जय होते, उत्सर्जी प्रावस्था चलती है,
उत्सर्जी प्रावस्था में मैं बता दूं, एक फीमेल में उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, अंडो उत्सर्ग के हो जाने से जैसे सेकेंडरी ओसाइट उसके एम्पुला वाले पार्ट पर जाकर रुकती है, वैसे ही उसको एक बात और पता ही चल जाती है फीमेल को, क्योंकि उसमें क्या होती है, थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर, मतलब उसके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो एक फीमेल को पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, अंडो उत्सर्ग हो चुका है, ओवम आ चुका है। अब उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। अगर स्पर्म हो मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन बनता है, स्पर्म नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, 4 फेज आती इस तरीके से आती हैं। मेंस्ट्रुअली कंसेप्ट यही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में डिफिकल्ट बना रहा था। और लास्ट में ट्रैक फॉर्स रिवीजन अगर करा दूं ना, तो सिंपल सी बात, एक बात ध्यान देना, एक मैं ट्रैक कर रहा हूं देखना, ट्रैक एक फीमेल है मान लिया आपने, एक फीमेल मान लिया, ये फीमेल 10 से 12 साल की हुई, उसके अंदर एक दिमाग में ब्रेन की जब पार्ट बताऊंगा उसमें एक हाइपोथैलेमस नाम का एक ब्रेन होगा, और हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा GnRH, ये अग्रपीयूष को प्रताड़ित करेगी। अग्रपीयूष अपने अंदर से FSH निकालेगा, और FSH क्या करेगा, एक फीमेल के जो अंडाशयी चक्र होता ना, जिसमें पुट्टिकाएं होती हैं, उसमें ग्रोथ लाती है, उसको उस पर काम करके उसमें वृद्धि लाता है, और तब वो फॉलिकल अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, और जितना ज्यादा साइज उसकी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन क्या करती है जानते हैं, गर्भाशय एंडोमेट्रियम की परत को थिकनेस देती है, मोटा बना देती है। जी हाँ बिल्कुल, उसको मोटी लेयर बना देती है और कैपेबल बना देती है। अब क्या होता है, अब ये तृतीयक फॉलिकल से ग्राफियन पुट्टिका में बदल जाती है, और ग्राफियन पुट्टिका रैक्चर हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। तभी एक समय ऐसा भी आएगा, उसी अग्रपीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन और रिलीज होगा, LH, और ये LH क्या काम करेगा जानते हो, ये ओव्यूलेशन कराता है, ये कार्पस ल्यूटियम को ताड़ित करेगा, तो कार्पस ल्यूटियम अपने अंदर से वो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकाल देगा। अब ये खाली हो गई कार्पस ल्यूटियम, सॉरी कार्पस ग्राफियन पुट्टिका खाली हो गई, और खाली हुई ग्राफियन पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। अब मजे की बात यह है कि जो कार्पस ल्यूटियम है ना, इसको मेंटेन करने का काम LH ही करता है भाई साहब। अब कितना दिन तक, 14 डेज पर अंडो उत्सर्ग होता है, 14 दिन तक ही तो उसको मेंटेन बनाए रखेगा, बहुत करेगा 15, 16, 2 दिन तक वेट करेगा, अगर नहीं आया तो तब वो साथ नहीं देगा। भाई दूसरे के सारे कब तक आप जियोगे, हाँ कब तक जियोगे, खुद में ही कुछ एबिलिटी तो लानी पड़ेगी। तब LH क्या करेगा, ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाता है। और आप सोचिए, मैं मान लीजिए मैं फैमिली का एक मेंबर हूं, मेरे फैमिली मुझ पर टिकी हुई है, मान लीजिए, तो अगर मैं ही कमजोर हो जाऊं यार, तो मेरी फैमिली कमजोर नहीं हो जाएगी। मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा है, LH यहाँ पर सबका बाप बन चुका है, LH कमजोर होगा, क्योंकि LH कार्पस ल्यूटियम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, LH अंडो उत्सर्ग करा रहा है, LH अब कमजोर हो गया। मान लीजिए LH क्या है जानते हो, हार्मोन है, LH कार्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है, बात समझ में आ रही। अब कार्पस ल्यूटियम जैसे मेंटेनेंस है तब तक वो ढेर सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकालेगा तो भाई थिकनेस बढ़ेगी, लेयर जो है गर्भाशय भित्ति वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन समय आने पर LH कमजोर पड़ेगा, और LH के कमजोर पड़ जाने से ही क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम ऑटोमेटिक डाउन, और कार्पस ल्यूटियम कमजोर तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का खाक निकलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा ही नहीं। और जब वो कमजोर हो जाएगी, भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही तो अंतर्गर्भाशय भित्ति को स्ट्रांग बनाते हैं, जब वही कमजोर हो गई तो ल्यूटियल फेज जाते जाते, लास्ट फेज जाते जाते अंतर्गर्भाशय भित्ति टूटेगी,
और टूटकर मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है। और जबकि 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लड ब्लीडिंग होगा, ढेर सारे मतलब 5 से 10 ml तक ब्लड निकलेगा, लॉस होगा और पुनः ये चक्र चलेगा, पुनः बनेगा। अब की बार